स्वागत है प्रीवियस क्लास में। हम जो है सेट नंबर 3 पूरे कर चुके हैं। 2024 के सेट चल रहे हैं, इसमें सेट नंबर चौथा आज से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं खंड आ में। सबसे पहला हमसे पूछ रहा है खंड आ। खंड आ में पहले का काल है। हमसे पूछ बैठा कि किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्टमीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है, तो वह भौतिक राशि कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, एक मिनट, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। चलिए देखते हैं किसका मतलब है। आपने शायद सुना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F बराबर Q इंटू E होती है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा F/Q। अब F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q का मात्रक होता है कूलम। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक बन गया। या एक और होता है E बराबर होता है V/L। तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और प्रति L यानी लेंथ का मात्रक होता है मीटर। तो ये हमारे पास इसका मात्रक हो गया किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा हुआ है। आप देख लेना पेज नंबर 19 पर सेट नंबर 4 है, तो आप देख लेना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये दोनों ही मात्रक होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है? खामा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है ये वाला। अभी तक जो है हम थोड़े उच्च लेवल के पढ़ रहे थे, लेकिन अब की ये जो है थोड़ा सा सही पेपर है। हमसे कह रहा है कि किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परपथ में विभव एवं धारा में कलांतर क्या होता है। अगर किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि कलांतर कैसा होता है। देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है वो V बराबर क्या होता है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी देखना है। अगर हम धारा के लिए देखें तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR, और इसी प्रकार V नॉट बराबर क्या हो जाएगा? I नॉट इंटू R हो जाएगा। I नॉट बदला है, लेकिन हमने R क्यों नहीं बदला? क्योंकि R जो है आपको ओम के नियम में पता है कि R जो है क्या होता है? ये नियतांक होता है, इसलिए ये हमने नहीं बदला। R नियतांक होता है, तो हम इसमें लिखेंगे IR और सामने लिखेंगे इसकी जगह पर I नॉट इंटू R और फिर साइन ओमेगा टी। R से R कट जाएगा, हमारे पास I की जो वैल्यू आएगी I नॉट साइन ओमेगा टी आएगी। देखिए इसका जो कला है और इसकी जो कला है वो सेम है, यानी कि कलांतर कितना है इसमें? 0 है। तो आप क्या लिख देंगे? कलांतर 0 है। ये क्या है हमारे पास? φ1 और ये क्या है? φ2। तो हमारे लिए कलांतर निकालना होता है तो φ2 माइनस φ1 निकालना होता है। φ2 की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है? ओमेगा टी, और इसकी भी वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। इससे ये कट जाएगा, हमारे पास कितना मिलेगा जाकर? 0। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऐसे आप उतार सकते हैं, प्लस जरूरी नहीं है, आप केवल समझिए, बहुत ही कृपया समझ लीजिए। उतारना हो तो उतार लेना। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ाए गए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर कुमार मित्तल की किताब रिकमेंड कर रहे हैं आप, तो उसमें चैप्टर नंबर 11 देख लेना, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती स्रोत। तो प्रत्यावर्ती स्रोत 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आर परिपथ होता है। आर परिपथ आप भली भांति पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब तो लास्ट समय है तो पढ़ ही लिए होंगे। तो हमारे पास गा वाला है,
पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पी पृथ्वी से जोड़ दिया गया और डायोड के एन सिरे को -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में बताना है चालन होगा या भंजन हो जाएगा या चालन नहीं होगा या अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। चलिए, ये हमारे पास मान लिया पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये पी है और ये एन है। पी में होते हैं कोटर जो कि धनावेशित होते हैं और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं। इन्होंने कहा है पी क्षेत्र को आप पृथ्वी से जोड़ दें। चलिए ठीक है, और इसे आपने जो विभव दे दिया है वो दे दिया है -2.2 वोल्ट। चलिए, अगर ये परिपथ अग्र अवनत हो गया तब तो चालन होगा, चालन होगा। अगर अग्र अवनत नहीं हुआ तो चालन नहीं होगा। फिर और कोई कंडीशन हम लोग देखेंगे, उसके लिए हम विभिन्न तरीके बताएंगे। फिलहाल तो अगर हमें ये चेक करना है तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये माइनस विभव दे दिया, यहां से माइनस इसकी ओर जाएगा, मान लिया जाएगा। यहाँ क्या होता है माइनस, और माइनस को देख के हमेशा माइनस दूर भागता है। तो जब यहां से ये माइनस आता हुआ देखेगा तो ये वाला माइनस कहां की ओर जाएगा, पी क्षेत्र की ओर। और आपको पता है जब कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट करते हैं और इसके रूप में ऊर्जा मिलती है, यानी कि परिपथ हमारे अग्र अवनत हो जाता है। अब जब ये अग्र अवनत हो गया तो अग्र अवनत में क्या होता है कि चालन होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके, आप बड़े ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है इसमें। चलिए, घा वाला देखते हैं, घा वाले में क्या कह रहा है। घा वाले में बताया है कि M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन करके स्मॉल m द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं, यानी कि एक ये है और एक ये है। छोटा सा नाभिक होगा, इसका द्रव्यमान M1 है और इसका द्रव्यमान M2 है, और ये दोनों मिलकर एक बड़ा सा नाभिक बनाते हैं जिसका द्रव्यमान M है। ये चीज है। अब हमसे कह रहे हैं इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, ठीक। ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो द्रव्यमान का घटा तो है ही। तो इस संदर्भ में सही संबंध क्या है, आपको नाभिकीय संलयन पढ़ाया गया था। नाभिकीय संलयन में जब दो छोटे नाभिक मिलकर परस्पर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो ये नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको द्रव्यमान क्षति भी बताई होगी। द्रव्यमान क्षति में क्या होता है, जो नाभ संलयित होते हैं, एक काम करो, आपको नाभिक के बारे में पता है, यह है नाभिक, ठीक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर ही नाभिक बनता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो देखते हैं वो ज्यादा होता है, और जबकि नाभिक का द्रव्यमान जो है वो है कम होता है। जैसे ये दो नाभिक हैं, इनका द्रव्यमान दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा याद रखना ये ज्यादा बैठेगा, और जो नाभिक बनता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, वो कम होता है। ऐसा तब हो सकता था, ये बराबर की स्थिति तब आ सकती थी जब इसमें कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि ऊर्जा भी मुक्त हो रही है, तो ऊर्जा मुक्त होने के साथ साथ द्रव्यमान की क्षति हो रही होगी, क्योंकि आइंस्टीन ने अपने समीकरण में कहा था E = mc²। अगर द्रव्यमान है तो ऊर्जा भी है, ऊर्जा है तो द्रव्यमान भी है। इसलिए हम बता रहे हैं कि वो द्रव्यमान कम होगा। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, सेकेंड इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। M1 + M2 इज ग्रेटर देन टू M। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। मिटाने वाले को थोड़ा स्किप कर दिया करें, इससे जो है आपको परेशानी ना हो। हमसे कह रहा है फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा। चलिए, फोटॉन की जो तरंग दैर्घ्य होगी, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, वो होती है लैम्डा = h/p। लेकिन p आपको पता है, p बराबर होता है संवेग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संवेग। और ये क्या है, ये है द्रव्यमान, और इसमें ये क्या है, ये है वेग।
अगर हम निर्वात की बात करते हैं, निर्वात में, तो निर्वात में बी के स्थान पर क्या हो जाता सी, तो इसलिए हमारे पास पी बराबर क्या आता एम सी आता। तो यहाँ पर हम लैम्डा की जगह पर, लैम्डा तो ऐसे ही रहने देंगे, पी की जगह पर एम सी रख सकते हैं, जहां सी क्या है प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान के लिए हम एम इधर पहुंचाएंगे और ये लैम्डा इधर पहुंचा देंगे, लैम्डा इंटू सी। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं पर, फोर्थ इज राइट आंसर। क्या है? फोर्थ इज राइट आंसर। बस सी इधर है और लैम्डा उधर है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको इतना नीचे दिख रहा होगा? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आज बोर्ड जो है बड़ा सटीक जो है सेट हुआ है, तो इसलिए सारा का सारा दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, चार वाले में हमसे कह रहा है कि खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश, गोले में नहीं है, गोले पर है 10 कूलाम आवेश। ठीक है, गोले में नहीं है, तो गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, ये भी समझ लिया, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? भैया जब भीतर कोई आवेश है ही नहीं, तो फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। क्यों? प्लस से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर यानी कि दूर की ओर भागती हैं, भीतर कोई बल रेखा नहीं है, यानी कि फ्लक्स का मान 0 होगा। और जहां फ्लक्स का मान 0 होता है तो फाई बराबर होता है E × A, तो इसका मान 0, तो E × A, where A is not equal to 0, then E is 0। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारे निपट गए। चलिए हम चलते हैं खंड बा की। खंड बा में क्या कह रहा है? A is not equal to 0, इसका मतलब क्या है? जो गोला है, गोले का एरिया तो बरकरार रहेगा, एरिया थोड़ी चेंज होगा, या एरिया थोड़ी 0 हो जाएगा। जिसकी बात कर रहे हैं वही 0 कर देंगे, तो काहे का फ्लक्स, काहे का वैद्युत क्षेत्र। तो खंड बा में आएंगे। खंड बा में क्या कह रहा है? दूसरे का क्या? बहावों में जो पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण होता है उसका नाम बताइए। अच्छा ये बताइए, कोई बड़ा सा ट्रक है, हमारे इतनी से बाइक में इतने से छोटे में शीशा लगा है, वो उसमें भी जरा सा दिखाई दे रहा है, ये तो काम उत्तर दर्पण ही कर सकता है। तो इसके लिए कौन सा उत्तर सही रहेगा? उत्तर दर्पण। ठीक है, और इसमें भी ये प्रतिबिंब जो है जैसा ट्रक है वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, तो ये दर्पण कौन सा होगा? उत्तर। सेकंड, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का फोटॉन गिरता है या फोटॉन गिरता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को हम कहते हैं कार्यफलन। क्या है? यहां से हम चीज गिराएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए वही जो है क्या होगा? कार्यफल। तो यहां लिखे देते हैं, क्या लिख देंगे? धातु की सतह से फोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है H बराबर न्यू नॉट। अब न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट आप लिख देना, ये होती है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति मतलब कि न्यूनतम आवृत्ति। न्यूनतम आवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे ये थाली हमारे पास, इसमें जो है बहुत सारे
छोटे छोटे कंकड़ भरे हैं। अब आप एक गुलाब का फूल इसमें मारोगे तो क्या गुलाब के फूल से पत्थर जो है निकल पड़ेगा? इस पत्थर के लिए आपको मिनिमम ताकत का पत्थर ही लाना पड़ेगा, और पत्थर इस पर जब मारेंगे तब ये सुट्ट से गिर पड़ेगा। तो उसी आवृत्ति को हम क्या कहेंगे? मिनिमम आवृत्ति। ठीक है। अच्छा, h क्या है? h है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान जो होता है 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसका मान होता है h का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 सवाल हो गए, बहुत ही सरल सवाल है। हमने कहा ना ये पेपर जो है बहुत ही सही था। वैसे ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी सही नहीं है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा ही सही है उसके लिए। तो केवल हमसे कह रहे हैं नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखना है। हमें केवल संबंध लिखना है, ड्राइव नहीं करना है। लिखना है तो हम क्या कर देंगे? r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। बस हमें ये लिख के देना है, 1 नंबर पक्का। अगर आप इसका डेरिवेशन चाहते हैं तो हम यहाँ पर डेरिवेशन लिखे देते हैं आपकी सुविधा के लिए। अगर मान लिया आ जाए तब क्या करेंगे? तो देखिए, कहा गया था कि जो नाभिक का आकार होता है वो लगभग लगभग गोलीय माना गया है, और ये जो नाभिक का आकार है, आयतन है, नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अनुपाती होता है। यहाँ पर आप लिख देना, इसका डेरिवेशन है क्या है? नाभिक का आयतन अनुपाती होता है किसके? द्रव्यमान संख्या में। और नाभिक लगभग गोलीय माना गया है। अगर इसमें विचलन होता भी है तो केवल 10% होता है, लेकिन लगभग लगभग गोलीय होता है। अगर इसकी त्रिज्या आपने कैपिटल R मानी है तब आपके लिए ये फार्मूला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 4/3 और पाई, ये तो है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है तो r की पावर 3 ये हो जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे? 3 हटाएंगे तो ये 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ से अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई नियतांक ले लेंगे r नॉट 1/3, तो ये संबंध हो जाता है हमारे पास। यही हमें केवल लिखना था। अगर डेरिवेशन चाहिए तो आप ऐसे लिख देना। ठीक है, कुछ नहीं इसमें। 1 नंबर में ये सवाल था, जरा सा एक सूत्र लिखना था। अगला लिखा है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो आप लिख देना घ वाला, तो आप लिख देना किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। पहली बात ये समाप्त। इसमें जो दूसरी बात है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट। और घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। मिनट होते हैं 60, 3600 होते हैं सेकंड। तो अगर हम 36 लिखेंगे तो गुणा में 10 की पावर 3 ये 2 ये, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है वाट इंटू सेकेंड। अब वाट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल होता है। कैसे होता है वो हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W/T, और W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा T। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल, इसका मात्रक होता है वाट, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? वाट इंटू सेकेंड। याद रखना। तो यहाँ से दशमलव यहाँ पर मानो अगर 1 दशमलव इधर बढ़ाओगे तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा। वाट इंटू सेकेंड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल होता है। याद रखना, ये बहुत सरल पेपर था। अब कितनी बार बताएं आपको?
चलिए अगला हमसे कह रहा है कि एक आवेशित क्षण के निकट अनावेशित क्षण को रख दिया जाए तो आवेश क्षण के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभव पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये पूछा गया है। हम दो चीजें इसमें बता देंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए अगर ये आवेशित क्षण है, इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर प्लस आवेश इसके संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा या पूरे क्षेत्रफल पर। जब इसके समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो इतने ही इस पर क्या आ जाते हैं, ऋणावेश आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस समय पर इसका विभव क्या हो जाता है, विभव कम हो जाता है। विभव कम हो जाता है तो धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। ठीक, आप केवल ये याद रखेंगे। ये चीज पूछा है, ये हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दिया। तो चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लिख देना विभव का मान कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है। ये इतना सा उत्तर है बस। अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछे धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आप बता देना धारिता बढ़ जाती है। अगर इसे आप पृथ्वी से जोड़ दें तब तो विभव का मान और कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन धारिता का मान क्या हो जाएगा, धारिता का मान अनंत हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमसे पूछा गया है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो सीधे धारावाही चालक तार में एवं आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो है प्रदर्शित होती हैं। वो कैसे प्रदर्शित होती हैं, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठा उधर की ओर जहां धारा और इधर को चुंबकीय क्षेत्र, यानी कहने का मतलब ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे ऐसे बल किधर को लगेगा, अंदर की ओर। तो ये हम बना नहीं पा रहे लेकिन आप समझ जाइए, ऐसे करके चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे प्रदर्शित होंगी। ठीक है, और ये इधर से ऐसे लौट आएंगे ऐसे करके। तो केवल हमें इसका प्रदर्शन करना था और कुछ नहीं करना, यही लिख देना। हम ये लिख देना चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, बात एक ही है, क्षेत्र रेखाएं ये हो गई। ठीक, चलिए तो हमसे पूछा गया है खंड सा में, आइए खंड सा की ओर चलते हैं। खंड सा काफी इजी क्वेश्चन है इसके। तो खंड सा में लेके चलते हैं। कहा है कि का वाले में, तीसरे के का वाले धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, तो हम हेडिंग डाल देते हैं धारा सुग्राह्यता। ये तो देखिए धारा सुग्राह्यता को हम सबसे पहली बार डेल्टा आई से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है पाई अपॉन में आई। ठीक, ये क्या है, विक्षेपण कोण या आयतन कोण, और ये क्या है, आई यानी धारा। तो क्या करेंगे, कुंडली में प्राप्त विक्षेपण कोण तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, ये कहते हैं। आप लिख देना ये कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है धारा सुग्राह्यता कहते हैं, पढ़ लेना, होशियार तो वही है। अब हमसे कहा गया है कि इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, ये भी चीज लिखे देते हैं। वृद्धि के लिए देखिए फाई का जो मान होता है वो एन आई ए बी अपॉन में सी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो इसलिए डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, इस फाई की जगह पर हम अगर ये सब चीजें लिखेंगे एन ए बी और बटे में सी, और पड़ोस में इसके क्या है, पहले से ही आई रखा है, ये आई पहले से ही इसका मान केवल रखा है। ये आई से आई कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एन ए बी अपॉन में सी। अब देखिए एन ए और बी ये अनुक्रमानुपाती हैं और सी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर लिख देना
अतः एन कामा ए व बी के मान में वृद्धि करके तथा सी के मान में कमी करके डेल्टा आई में वृद्धि की जा सकती है। यह हमारे पास जो है इसके मान हो जाएंगे। आप जो है आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए, वाला समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। तीसरे का खा, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं बाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शक्ति गुणांक, फिर उसके बाद बताएंगे आपको बाटहीन धारा। आपको पता होगा कि पी एवरेज जो होता है वो VRMS इंटू IRMS और इंटू में cos फाई है। ठीक, जहां cos फाई जो होता है वो क्या होता है R/Z। तो यहां से हमें परिभाषा मिल जाएगी, अतः चालक के प्रतिरोध तथा स्रोत की प्रतिबाधा Z के अनुपात को, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। आप ये लिख लेना, शक्ति गुणांक कहते हैं को के बाद। अच्छा, जिन परिपथों में औसत शक्ति 6 प्राप्त हो, क्या है औसत शक्ति 6 प्राप्त हो तो उन परिपथों में प्रवाहित धारा बाटहीन धारा कहलाती है। ये हमारे पास दोनों जो है इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरे काम से पूछ रहा है, सवाल है कुछ नहीं है, बहुत सरल चीज है। तीसरे का गा वाला हमसे पूछ रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का मान दिया रखा है। चलिए, विद्युत क्षेत्र का मान दिया रखा है E बराबर 3 गुणा 10⁻7 साइन 0.5 गुणा 10⁻3x और प्लस में 1.5 इंटू 10 टू दी पावर। अच्छा, 1.5 भी कह दिया, 10 टू दी पावर भी कह दिया। चलो ठीक, कोई बात नहीं, सब अपने बच्चे हैं। तो तरंग दैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। चलिए, तो इसकी तुलना अगर हम उपरोक्त समीकरण की तुलना किससे, E बराबर E ना साइन kx प्लस ओमेगा टी से करेंगे तो E0 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 गुणा 10⁻7 और k की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 गुणा 10⁻3 और ओमेगा की जगह पर क्या आ जाएगा 1.5
गुणा 10 की पावर 11। ये हमारे पास तीनों मान जो है इस समीकरण के तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है ऊपर से। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, जैसे ये समीकरण है E बराबर, ऐसे वो B बराबर होगा, वो भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तरंग दैर्घ्य के लिए बात करें, इधर देख लेते हैं, इधर इस तरफ तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए, तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए क्या हो जाएगा, k बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो लैम्डा बराबर 2 पाई पर लैम्डा होता है, 2 पाई पर लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में k। चलिए मान रखते हैं 2 और इसका मान होगा 3.14 और k की वैल्यू यहाँ पर है 0.5 गुणा 10 की पावर कितना है 3। तो ये दशमलव हटाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 10 की पावर थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, 3.14 गुणा 10 की पावर, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में पहुंचेगा, ध्यान देना माइनस में पहुंचेगा। 5 चौक क्या हो गया 20, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 गुणा में 10 की पावर -3। तो ये चाहो तो इधर ले आओ, 1.56 गुणा में 10 की पावर इधर बढ़ाते हैं तो -2, ये मीटर तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है, देखते हैं ये मान आया या नहीं आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है केवल ये आंसर है, इतना आंसर है, बात वही है, ये इतना आंसर है, इतने पे ही इन्होंने छोड़ दिया लैम्डा। चलिए पहला आंसर आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है B नॉट बराबर E नॉट अपॉन में C। अब E नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, और बटे में C की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8। एक शायद ये माइनस में लग रही है वैल्यू, माइनस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू माइनस में है। तो ये माइनस 3 से 3 कट गया, ये 10 की पावर -7, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा माइनस में 8, 8 और 7 10 की पावर -15, ये B का मान आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा, B नॉट और साइन kx गुणा में 10 की पावर 3x और प्लस में 1.5 गुणा 10 की पावर 11t। बी नॉट की जगह पर हमें मान रखना है, बी नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -15 साइन 0.5 गुणा 10 की पावर 3x और प्लस में 1.5 और गुणा में 10 की पावर 11t। तो इसके लिए जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, टेस्ला रहेगा। ये समीकरण हमें निकाल के देनी थी, बस आ गया आंसर। चलिए अगला इसका क्या है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, एक तरफ लिखेंगे हम प्रतिचुंबकीय और एक तरफ लिखेंगे हम अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, ये अगला घा वाला है तीसरे का, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा
में मामूली से विक्षेपित हो जाते हैं, मामूली से विक्षेपित हो जाते हैं। इसमें क्या है, जब ये विपरीत दिशा में होंगे तो ये उसी दिशा में होंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से विक्षेपित हो जाते हैं। दूसरी बात, ये कैलोरी ताप पर निर्भर नहीं होते, लेकिन इनका कैलोरी ताप इनकी चुंबकीय सुग्राह्यता, यह चुंबकीय सुग्राह्यता कैलोरी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तीसरी बात लिख देना, इसमें चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कम होता है, और चुंबकीय सुग्राह्यता, ये आप लिख लेना, चुंबकशीलता और ये चुंबकीय सुग्राह्यता, इसका मान भी 1 से क्या होता है, कम तथा ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो म्यू आर का मान होता है वो 1 से अधिक हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, तथा जो चुंबकीय सुग्राह्यता होगी वो भी 1 से अधिक, लेकिन कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक, ये 3 मेन अंतर लिख लेना, और बाकी का जो है वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो चौथा जो है हम आपको खंड अगले वीडियो में लेकर आएंगे, बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का इसे शेयर करते रहिए, इससे दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू।